मोस्ट वेलकम बैक डियर। चलिए देखते हैं फिर से टेक्स्ट बुक का वही मैराथन। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन निकालने के लिए कितने मेथड है और कौन कौन। ओके ना। तो पहले देखते हैं इसमें कि इसमें 5 मेथड है। तो पहला मेथड कौन है, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको कुछ मतलब रिलेट करके याद करेंगे, बहुत सारा मेथड है तो इंसान गड़बड़ा जाता है। तो 5 मेथड है। तो पहले हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कोई कहेगा कि स्ट्रेट लाइन जाना है तो उसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन को। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड और उसको कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। स्ट्रेट लाइन याद रहेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मेथड तो उसको ही से रिलेट करके एक और नाम याद हो जाएगा, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। एक वाव याद कर लीजिएगा कैसे, अगर सब स्ट्रेट जा रहा है तो उसको अगर भाई दबे इधर घुरवा देंगे तो उसको बोलते हैं डिसलाइन बैलेंस मेथड। तो 3 गो याद कीजिए, पहले स्ट्रेट से 2 गो और याद कीजिएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड उसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट मेथड, और उसी में से एक और रिलेट कीजिए डिसलाइन बैलेंस मेथड। ओके, तो 3 गो याद हो गया, 2 गो और याद करना है, दोनों एस से फिर बचेगा। सिंकिंग फंड मेथड, क्वांटिटी सर्वे मेथड। ओके ना। तो चलिए 5 मेथड। पहले होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड उसको बोलते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। उसको फिर आगे है डिसलाइन बैलेंस मेथड, उसके आगे है क्वांटिटी सर्वे मेथड, फिर होता है सिंकिंग फंड मेथड। ओके ना। तो 5 गो है। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड सीधे स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके बाद होता है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, फिर होता है डिसलाइन बैलेंस मेथड, उसके बाद होता है सिंकिंग फंड मेथड, फिर होता है क्वांटिटी सर्वे मेथड। ओके ना। तो इतना मेथड याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर सेलेक्ट द इनकोरेक्ट ऑब्स्टेकल्स इन चैनिंग चैन सर्वे। मतलब कह रहा है इनकोरेक्ट इसमें कौन है, ऑब्स्टेकल चैनिंग और चैन सर्वे में। तो ऑब्स्टेकल टू प्लॉटिंग, ऑब्स्टेकल टू प्लॉटिंग जो है ना, ऑब्स्टेकल टू प्लॉटिंग यह इनकोरेक्ट है। चैनिंग में ये ऑब्स्टेकल नहीं आता है। चैनिंग में कह रहा है ऑब्स्टेकल इनकोरेक्ट ऑब्स्टेकल टू द चैनिंग सर्वे। चैनिंग सर्वे में कौन सा जो है इनकोरेक्ट है, तो ऑब्स्टेकल टू द प्लॉटिंग। याद कीजिएगा कि चैनिंग में जो होता है ना ऑब्स्टेकल, वो कौन सा मतलब इनकोरेक्ट होता है, तो ऑब्स्टेकल टू द प्लॉटिंग। आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे आपका है द एबिलिटी टू मटेरियल इंड्योरेंस अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन लॉस मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं बेदरिंग रेजिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, बेदरिंग रेजिस्टेंस। तो चलिए फिर से बताते हैं इसमें कि अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन रहेगा, और मतलब उसका सह भी लेगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। उसको बोलते हैं बेदरिंग रेजिस्टेंस। बेदरिंग रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, अल्टरनेट वेट और ड्राई को। अल्टरनेट वेट और ड्राई जहाँ कहेगा वो बेदरिंग रेजिस्टेंस में आएगा। अल्टरनेट वेट और ड्राई, सूख रहा है भिंजा रहा है तो बेदरिंग रेजिस्टेंस। ओके। आगे देखिए फायर रेजिस्टेंस क्या होता है, जो मतलब आग लगने में भी कुछ मतलब सह लेता है टेम्परेचर को, वो मतलब फायर रेजिस्टेंस में आता है। और फॉरेस्ट रेजिस्टेंस में क्या आएगा, एबिलिटी टू मटेरियल फ्रीजिंग और थॉइंग इज कॉल्ड फॉरेस्ट रेजिस्टेंस। तब फॉरेस्ट रेजिस्टेंस याद कीजिए, फ्रीजिंग और थॉइंग कंडीशन मतलब रजिस्ट करता है आपका स्ट्रक्चर, फ्रीजिंग और थॉइंग को भी, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट रेजिस्टेंस। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं होता है तो फॉरेस्ट रेजिस्टेंस किस में होता है, फ्रीजिंग और थॉइंग। एफ से ही फॉरेस्ट होता है और एफ से ही भी होता है, तो फ्रीजिंग और थॉइंग बोलेगा, फ्रीजिंग और थॉइंग तो फॉरेस्ट रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। कर विच कंस्टिट्यूंट ऑफ द सीमेंट टू कैप्ट मिनिमम अवॉइड द सल्फेट अटैक। अगर भाई सल्फेट अटैक को आपको अवॉइड करना है तो किसको मिनिमम रखिएगा, तो C3A को हम मिनिमम रखेंगे। विच कंस्टिट्यूट मतलब कौन सा इसमें से कंस्टिट्यूट है जो सीमेंट का जो मतलब आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, तो इसके लिए तो अवॉइड सल्फेट अटैक को। जो सल्फेट अटैक होता है ना उसको अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए किसको मिनिमम रखेंगे, तो आपको C3A को मिनिमम रखना पड़ेगा। तो कंफर्म कीजिए। पहले तो C3 जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल सल्फर रेजिस्टेंस होता है, और C4AF है, C4AF जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सल्फर रेजिस्टेंस होता है। तो कंफर्म कीजिए। आपको सल्फर रेजिस्टेंस की बात कीजिएगा तो C3A जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल सल्फर रेजिस्टेंस होता है, C4AF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सल्फर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो आप कह रहा है कि अवॉइड करना है सल्फर रेजिस्टेंस, तो किस बोगस कंपाउंड को मिनिमम रखिएगा, सल्फेट अटैक को हमको अवॉइड करना है तो किसको मिनिमम रखिएगा, तो C3A को। ठीक है। आगे देखिए मतलब डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, उसमें से मेथड डायरेक्ट पूछता है कि इसमें से कौन सा मेथड आपको डिफ्लेक्शन लगाने के लिए निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो डबल इंटीग्रेशन मेथड आप पहले से ही जानते हैं कि कोई डबल इंटीग्रेशन जो मेथड होता है ना उससे हम आपका डिफ्लेक्शन निकालते हैं। फिर मोमेंट एरिया मेथड, पहले डबल इंटीग्रेशन मेथड फिर मोमेंट एरिया मेथड, उसके बाद होता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड या तो कॉन्टिजेनियस थ्योरम। ये भी जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी हो गया, सो स्ट्रेन एनर्जी मेथड या तो कॉन्टिजेनियस थ्योरम। स्ट्रेन एनर्जी मेथड या तो कॉन्टिजेनियस थ्योरम ये जो होता है आपको डिफ्लेक्शन निकालने में यूज होता है। तो चलिए देखते हैं डिफ्लेक्शन में कौन कौन, रिपीट करते हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड जानते ही थे, मोमेंट एरिया मेथड होबे करेगा, स्ट्रेन एनर्जी मेथड या तो कॉन्टिजेनियस थ्योरम ये भी आपका यूज होता है
डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। क्या मेथड? 3 मेथड यहाँ देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हुआ कंजुगेटेड बीम मेथड। ये भी डिफ्लेक्शन निकालने में यूज होता है। कंजुगेटेड बीम मेथड आप सॉम में पढ़े होंगे। ये भी आपको डिफ्लेक्शन निकालने में यूज होता है। मेथड टू सुपर पोजिशन, मेथड टू सुपर पोजिशन, ये भी आपको निकालता है, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन को। तो कितने? 5 मेथड। पहले डबल इंटीग्रेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, कांटिजेनियस थ्योरम, या तो फिर बोल सकते हैं उसको आप स्ट्रेन एनर्जी मेथड। आगे हुआ कंजुगेटेड बीम मेथड, और फिर हुआ लास्ट में मेथड टू सुपर पोजिशन। ओके, आगे चलिए। यूनिट वेट हो सकता है सबका कितना कितना वो बताना है आपको। तो सीमेंट का कितना होता है? 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। स्टील का 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। सैंड में पूछेगा आपसे कि यूनिट वेट कितना होता है। तो अगर सैंड आपको ड्राई रहेगा तो, नहीं तो रिवर सैंड रहेगा तो दोनों का अलग होगा। अगर ड्राई रहेगा तो एकदम फरा फरा रहेगा, तो 600 एकदम फरा फरा जैसा होगा। तो देख लीजिए, अगर बाय द वे सीमेंट अगर ड्राई रहेगा तो 600 हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। अगर रिवर रहेगा तो कितना हो जाएगा? 1700 से 2000, 1760 से 2000। तो अगर भाई ड्राई सेंड रहेगा तो यूनिट वेट कितना होगा? 600। अगर भिंगल रहेगा, रिवर वाला रहेगा तो 1700 से 2000। ओके, वाटर का कितना होता है यूनिट वेट? यूनिट वेट वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब, आपको ही पता है। रिवर कितना होता है? 1700 से 2000। सॉरी, रिवर का तो बता दिए, सेंड का लिए है, लेकिन वाटर का कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन आगे चलिए, ग्रेनाइट का कितना होता है? ग्रेनाइट का हो जाता है 2400 से 2800। ग्रेनाइट जो सबसे मजबूत में आता है, ग्रेनाइट का कितना होता है? 2400 से 2800 ग्रेनाइट का यूनिट वेट। ग्रेनाइट है ना, 2400 से 2800 हो जाएगा ग्रेनाइट का। मार्बल का कितना होता है? 2600। मार्बल जो लगाते हैं आप फ्रेंस से, मतलब जिसमें खूबसूरती के पर्पज से जो मार्बल लगाता है, उसका कितना होता है? 2600। 2600 कह सकते हैं, 2620 या 2600 कह सकते हैं। आपको मार्बल का 2600 हो जाता है मार्बल का। ग्लास का कितना होता है? 2500। ये भी जानते हैं, ग्लास का आपको 2500 होता है। बिटुमिन का कितना? 1040। बिटुमिन का याद करने पड़ेगा, यूनिट वेट कितना होता है? 1040 होता है बिटुमिन का, 1040। ब्रिक का कितना होता है? 1600 से 1900, आप जानते ही हैं। तो चलिए रिपीट करते हैं जो डिफिकल्ट है। ग्रेनाइट का कितना होगा? 2400 से 2800। मार्बल का 2600। ग्लास का 2500। बिटुमिन का 1040। ब्रिक का 1600 1900। रिवर ड्राई रहेगा तो 600। अगर बाई द वे रिवर आपका सॉरी मतलब सैंड ड्राई रहेगा तो 600। अगर रिवर सैंड रहेगा तो 1700 से 2000। अगर बाई द वे स्ट्रीट तो 1850। चलिए रिपीट करती हैं, आगे बढ़ते हैं। अब रहा परमिसिबल लिमिट। अगर सैंड है उसका मतलब जो डिपार्टमेंट है उसमें देख लीजिए, उसके बाद उसका परमिसिबल लिमिट देखिए। अब भाई ऑर्गेनिक है तो परमिसिबल लिमिट कितना होगा? ऑर्गेनिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 mg पर लीटर होगा। इनऑर्गेनिक रहेगा तब बढ़ेगा। इनऑर्गेनिक का परमिसिबल लिमिट कितना होता है? 3000 mg पर लीटर होता है। फिर सल्फेट का 400 mg पर लीटर, आप भी जानते हैं। क्लोराइड्स में दोनों क्लोराइड्स होता है। क्लोराइड्स दो तरह का होता है, एक अगर भाई कंक्रीट में क्लोराइड्स बोलेगा तो, और स्टील आरसीसी में बोलेगा तो कितना होगा परमिसिबल लिमिट। ओके,